Hello, dear students. How are you? Hope for your good health. Okay, today we will start next topic. How was Newton discovered? We have already studied about electron and protons discovery, and now let's discuss about neutron. न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है दैट इज प्रेजेंट इन द एटम. वो भी एटम में ही प्रेजेंट होता है. एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अब. Till 1930, it was believed that the mass of an atom is due to the mass of proton only because electrons are negligible mass. जितना भी एटम के ऊपर मास होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो मास होता है बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है कि उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं. हाइड्रोजन एटम इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एटम्स. हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पे आता है. एटॉमिक नंबर इसका 1 है. इसका मास भी होता है 1 पॉइंट कुछ होता है, मतलब एग्जैक्ट 1 ले लेते हैं हम. इसका मास जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है एंड एक ही इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का वेट तो वैसे भी हमने निगलेक्ट कर दिया टोटल मास से. सिर्फ बचा किसका मास? प्रोटॉन का. एंड इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन, सो इसका वेट कितना होगा? बहुत ज़्यादा कम. Atomic mass of hydrogen is same as that of a proton. हाइड्रोजन का फिर मास कितना रह गया? जितना एक प्रोटॉन का मास होता है. ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट. However, in other cases, mass of an atom cannot be accounted for on the basis of only proton present in it. कहते हैं जब बाकी जो भी होते हैं, जितने भी अदर एटम्स होते हैं, उनका मास हम ओनली प्रोटॉन के बेसिस के ऊपर नहीं ले सकते. क्यों? फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पार्टिकल जो है, नेक्स्ट एलिमेंट जो है हीलियम है, उसमें 2 प्रोटॉन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दिस मीन दैट द हीलियम एटम शुड बी 2 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से थोड़ा हैवी हो गया, 2 गुना ज़्यादा हो गया क्योंकि उसका मास कितना है? 2. इट्स एटॉमिक मास शुड बी 2 विच इज़ द मास ऑफ प्रोटोन. इलेक्ट्रॉन का हमने निगलेक्ट कर दिया. प्रोटोन का मास ही होना चाहिए 2, बट इसका मास कितना होता है? 4. दिस इज रॉन्ग बिकॉज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4. मतलब हमने जो भी बोला था कि मास जो होता है एक एटम का प्रोटोन के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, वो थोड़ा गलत हो गया. ठीक है, किसकी वजह से गलत हो? क्योंकि अब हीलियम का देखें तो फिर उसके अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने फाइंड आउट किया था कि हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है? 1 रहेगा. क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, और इलेक्ट्रॉन का वेट हम निगलेक्ट कर देते हैं. फिर हीलियम में भी हमें करना चाहिए. इलेक्ट्रॉन का वेट हमने निगलेक्ट कर दिया, प्रोटॉन कितने रह गए? 2, बट एक्चुअल में मास कितना आ रहा है इसका? 4. मतलब क्या है, यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो है ही वहाँ पर, तो एक और चीज़ होगी जिसका वेट हमारे पास आ रहा है 4. किस लिए है? 2 कुछ बड़ा है, 2 इंक्रीज हुआ है. वैसे तो हमने मास निकाला 2, बट इसका मास एक्चुअल में होता कितना है? 4. मतलब कोई ना कोई चीज़ इसमें और प्रेजेंट है, तभी इसका मास 4 आया. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. सिमिलरली मैग्नीशियम का है, प्रोटॉन कितने होते हैं उसमें? 12 होते हैं. इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 12. सिंस द इलेक्ट्रॉन आर नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो फिर इसका वेट तो कितना होना चाहिए? मास कितना आ जाना चाहिए? 12, बट एक्चुअल में कितना होता है इसका? 24. Naturally, a question comes to our mind: why electron masses of these elements are almost twice the total mass of all the proton present in the atom. कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक्चुअल में जितना है सही वाला जो मास है वो डबल आ रहा है, उसके अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस आ रहा है प्रोटॉन के मास का. तो क्यों आ रहा है? समथिंग इज देयर जिसकी वजह से मास बढ़ रहा है, उसका कुछ ना कुछ प्रेजेंट है वहाँ पर. तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बैलेंस किया इस चीज़ को. इट वॉज थॉट दैट द बैलेंस ऑफ मास मे बी ड्यू टू सम न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल. कोई ऐसा पार्टिकल तो होगा ही उसमें, कोई न्यूट्रल होगा जिसके ऊपर चार्ज ना हो.
क्योंकि हमारा जो टोटल एटम होता है उसके वो न्यूट्रल होता है, सारा का सारा पार्टिकल। हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल तो हो गया। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ने आपस को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। मतलब एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका चार्ज नहीं होता, चार्ज उसका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो उसको क्या, पार्टिकल का नाम क्या दे दिया उन्होंने, न्यूट्रॉन। तो इसी तरह न्यूट्रॉन जो था डेवलप हुआ, डिस्कवर हुआ बाय चैडविक। चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था इन 1932। Atoms of all the elements contain neutron except hydrogen. सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सब में इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट, बट जो हाइड्रोजन है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि उसका मास कितना होता है, 1, प्रोटॉन भी 1 है। मास से प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे n के साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मास कितना होता है न्यूट्रॉन का, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इक्वल टू द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के मास के इक्वल ही होता है इसका मास न्यूट्रॉन का। एंड चार्ज इसके ऊपर कोई भी नहीं होता, नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर। इसका मास कितना है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻27 kg। चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल है ये। मतलब इसका मास 1 AMU हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के मास के इक्वल है। ठीक है, वहीं से हमने इसकी डेफिनेशन बना ली कि इट इज़ अ सब एटॉमिक यूनिट हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं कैरी करता। ठीक है, मास एंड चार्ज से ही हमने इसकी डेफिनेशन बना ली है, तो लर्न करना भी इजी है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मॉडल्स। अब हमने बनाना कैसे है एटम को। ठीक है, एटम में 3 चीज़ें, 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं इसमें। सब एटॉमिक यूनिट्स कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी है कि किस तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मॉडल्स। सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही ढूंढे थे। ठीक है, उन्हीं को ही डिस्कवर किया था, तो उनके अकॉर्डिंग इन्होंने मॉडल्स बनाए थे एटम के। फर्स्ट जो था जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने एक मॉडल बनाया था एंड उसका नाम पड़ा था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि एक पल्प में पडिंग्स हो। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स डाले हों, एक जैसे खीर टाइप होती है उसमें जगह जगह पे थोड़े थोड़े क्या हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। उनसे इसका नाम ये भी पड़ा था प्लम्प पडिंग मॉडल। एंड ये वाटरमेलन की तरह दिखता था, मतलब जैसे वाटरमेलन में बीज होते हैं ना बीच में, उन बीज को इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना नेगेटिव चार्ज वाले, बाकी सारा जो पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या किया था इसने, सारा का सारा जो स्फीयर था पूरा लिया था वो पॉजिटिवली चार्ज लिया था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए थे इसने। जैसे एक लेमन का टुकड़ा लो, पीस लो, उस सारे को स्फीयर को क्या मान लिया आपने, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, मतलब जो ब्लैक ब्लैक कलर के बीज हैं वो सारे क्या हैं, नेगेटिव। तो उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज उसने इसलिए डाल दिए क्योंकि उनको पता था कि जो एटम है दैट इज़ न्यूट्रल। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो दोनों चार्ज थे उन दोनों ने क्या कर दिया, इनको न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, सारे के सारे एटम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उनके हिसाब से ये वाला उन्होंने मॉडल एक तैयार किया था। दिस मॉडल एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इस मॉडल से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला एंड काफ़ी सर ये भी बताया कि जो हमारा एटम होता है दैट इज़ न्यूट्रल। एंड धीरे धीरे एक रदरफोर्ड साइंटिस्ट आया एंड उनके को वर्कर्स थे, मतलब उनके साथ जो वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने मिलके स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स की किया था सब कुछ उनके साथ। अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में लाइट को स्कैटर करके देखा था एंड एक और मॉडल तैयार किया था। उस मॉडल का नाम था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। लेट्स स्टडी अबाउट दैट। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किए थे अल्फ़ा स्कैटरिंग। अल्फ़ा स्कैटरिंग मतलब अल्फ़ा
रेज होती हैं, पार्टिकल्स हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं, गामा पार्टिकल्स भी होते हैं, दैट यू विल स्टडी इन डिटेल इन योर फर्दर क्लासेस। तो उनकी जो रेज थी उनको स्कैटर किया था, स्कैटर का मतलब फैला दिया था जगह जगह पे। तो उसके साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नेम क्या दे दिया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर, एटम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, वन स्मॉल न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटम, एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल की थिन शीट ले ली थी 1000 एटम्स की, एंड बम्बार्डेड इट विद द स्टीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। बम्बार्डेड का मतलब होता है एक साइड के ऊपर थिन शीट लगाई, वहाँ पे दूसरी ओर से लाइट्स को निकाला, रेज निकली, एंड वो गामा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्राइक कर रहे थे। स्ट्राइक मतलब टकराए उन गोल्ड फॉयल के ऊपर। फॉयल के ऊपर टकराना मतलब बम्बार्डेड ऑन इट। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हीलियम आयन के, विच कैरी 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ 4 यूनिट। हीलियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, एंड मास कितना होता है, 4 यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, These are emitted from the radioactive electron called radium. रेडियो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, रेडियम, थोरियम, ये सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं। वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स लिए जिनसे अल्फा बीटा रेज निकल रही थी। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स हैव द मास ऑफ 4, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडरेबल एनर्जी। उनके ऊपर भी कितनी ज़्यादा एनर्जी थी, बहुत एनर्जी के साथ वो स्कैटर किए दीवार के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर रेज दिखाई गई है ना आपको, मोस्ट पार्टिकल, उनमें से क्या हुआ कि जो रेज थी कुछ ना कुछ तो सीधी चली गई, कुछ बीच में से टकरा के वापस आई। ठीक है, कुछ कर्व की पोजीशन में दूसरी ओर शिफ्ट हो गई। जैसे फ्यू पार्टिकल्स आर स्लाइटली डिफेक्टेड, थोड़ी थोड़ी डिफेक्ट हो गई, मतलब टकराई एंड रिफ्लेक्ट होके वापस गई। एक क्या हुई, पूरी की पूरी बाउंस होके न्यूक्लियस के ऊपर से बैक आ गई। तो सारा एक्सपेरिमेंट कैसे किया उन्होंने, एक एम्प्लॉयज अ पीस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियम नाम का एक सब्सटेंस लिया, वो लेड के बॉक्स में रखा हुआ था। द ब्लॉक इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे विच स्प्लिट दैट ओनली अ नैरो बीम पार्टिकल कुड एस्केप। इस तरीके का बना हुआ था वो कि वहाँ से सिर्फ एक नैरो, बीच में बना हुआ है, उसमें एक नैरो पार्टिकल सी ब्रिक पार्टिकल्स निकल के जाता है, एंड जो साइड पे स्क्रीन लाई थी दैट वाज मूवेबल। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई थी, वो मूवेबल थी, धीरे धीरे मूव कर रही थी। वो जैसे एक प्लेस के ऊपर जाती थी कहीं पे तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती, कहीं पे टकरा के सीधा निकल जाती थी। ठीक है, द बीम देन पासेस थ्रू द थिन गोल्ड फॉयल। उसके आगे गोल्ड की फॉयल शीट रखी हुई थी, उसमें से निकल कर जा रहे थे। जो स्क्रीन थी मूवेबल थी, वो जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। व्हेन अल्फा पार्टिकल सक्राइड, जब भी उसके ऊपर पड़ते थे तो फ्लैश निकलती थी। जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जैसी पार्टिकल बम्बार्ड करते थे, दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट। फ्लैश निकल रही थी, लाइट निकल रही थी, उनको क्या बोले, स्किंटिलेशन, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोटोन ऑफ स्क्रीन। अलग अलग प्रोटोन को स्टडी किया, इट वॉज पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ अल्फा। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल रहे हैं। सिंस द अल्फा पार्टिकल आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, दिस स्कैटरिंग एट द लार्ज एंगल्स, ज़्यादा बड़े बड़े एंगल्स के ऊपर स्कैटर कर रहे थे। तो मेन जो इनका कंक्लूजन निकला था, क्या आए थे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ज़्यादा स्पेस जो थी एटम के अंदर वो खाली थी। Therefore, most of the alpha particle went through the gold foil without defecting from the path. इसीलिए वो खाली होने की वजह, अगर कोई चीज़ सामने हो तो हम टकरा के कोई चीज़ वापस तो आएगी, बट यहाँ पर क्या हुआ था, रेस जो थी वो टकराई एंड क्या हो रहा था, आगे ही जा रही थी सीधा, मतलब बिना किसी के बीच में टकरा के सीधा आगे चलेगी, मतलब खाली चीज़ है वहाँ पर। नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व किया था, देयर इज पॉजिटिव टिनी पार्ट इन द एटम इन इट्स सेंटर। सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, जो अल्फा पार्टिकल्स कैसी थी हमारी, नेगेटिव,
नेगेटिव पार्टिकल रेस थी ये, तो ये क्या कर रही थी, नेगेटिव है तो वापस आएगी, जब पॉजिटिव कोई चीज़ के साथ टकराएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, रिपेल करेगी वो, तो मतलब वहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ वहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसके साथ टकरा के वो चीज़ वापस आ रही थी। मोर ओवर दिस मास बस में ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल स्पेस विद इन अ एटम बिकॉज ओनली अ फ्यू पार्टिकल्स सफर्ड लार्ज फ्रैक्शन। ज़्यादा जो बहुत ही मतलब कम अल्फा पार्टिकल्स जी थी वही वापस आई थी, मतलब बिल्कुल ही थोड़ी सी स्पेस के ऊपर एटम के बीच में जो बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस थी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ था, ठीक है, ज़्यादा एरिया में नहीं था। दिस पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास इन द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर रोटेट करेगा पूरी स्पीड के साथ तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो गिर जाएगा नीचे एंड वो एनर्जी भी रिलीज करेगा। एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट would undergo acceleration and during the acceleration the charged particle would radiate energy। एक्सरलेशन होगी तो वो क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, धीरे धीरे वो एनर्जी को लूज भी कर सकता है एंड इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम वुड बी अनस्टेबल। एंड एटम को क्या कर देगा, अनस्टेबल, क्योंकि एटम के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पूरा सही होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर रोटेट करते करते जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे गिर गए तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इकट्ठे होके वो क्या कर देगा, उसको ख़राब कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। तो इसलिए जो एटम्स आर, सो वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल, एटम्स जो हैं स्टेबल होने। तो इस चीज़ से एक और चीज़ क्लियर होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेल्स में प्रेजेंट है। रोटेट करते जाएंगे, एक निकल के जैसे ही मूव करेगा ज़्यादा तो वो नीचे गिर रहा है, फॉल करेगा, डायरेक्ट न्यूक्लियस में ना जाए, एक एक शेल में आता जाएगा, ठीक है। शेल्स में होगा, लेवल्स हैं एनर्जी के, फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आ गया, सेकेंड से थर्ड में आ गया, ऐसे लेवल्स में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एटम है हमारा स्टेबल रहेगा। थर्ड मॉडल रह गया एक हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।